हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम फिर से एक सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से पहले भी जो सीटेट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की अवस्थाएं। और ना सिर्फ सीटेट एग्जाम के लिए, अगर आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपी टेट हो गया, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस सीट, किसी भी एग्जाम में जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको जो स्टेजेस हैं चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट की, उसके मैं 4 स्टेजेस आपको बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखो। ये वाला जो वीडियो है वो ये पार्ट 4 है, जिसमें आज हम 5th स्टेज जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की वो डिस्कस करने वाले हैं। उसमें क्या लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं जब वो इस स्टेज में होते हैं, और क्या टाइम पीरियड है इस स्टेज का, ये सारी चीज़ें और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइम पीरियड है एडोलसेंस का, जिस स्टेज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, अ, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस, वो है 12 से 18 साल, यानी कि 12 टू 18 ईयर्स। जब बच्चा 12 साल का होता है और जब तक वो 18 साल का नहीं होता, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं, यानी कि किशोरावस्था बोलते हैं, राइट। तो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो 4 स्टेजेस बता चुकी हूँ। प्रीनेटल स्टेज, जो कि कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ तक होती है। इन्फेंसी स्टेज जो है वो 0 से 2 इयर्स तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो कि 2 टू 6 इयर्स होती है। लेटर चाइल्डहुड 6 टू 12 इयर्स। और अब हम बात कर रहे हैं एडोलसेंस की, यानी कि किशोरावस्था की, जो कि 12 से 18 साल होती है, राइट। ये हमारी स्टेज 5 है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एडोलसेंस के बारे में पता होने चाहिए। सो पहले तो एडोलसेंस को हिंदी में किशोरावस्था बोला जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गोल्डन एज। एडोलसेंस जो है, इसको हम लोग गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्वर्ण काल के नाम से भी इस एज ग्रुप को जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि गोल्डन एज किसको बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडोलसेंस। एडोलसेंस जो है वो गोल्डन पीरियड यानी कि गोल्डन एज माना जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? हमने आपको पता होगा कि थिंकिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक तो कॉन्क्रीट थिंकिंग और एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है? कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट है और आप उस पे वर्क कर पा रहे हो या उसके बारे में सोच पा रहे हो, रीजनिंग कर पा रहे हो, थिंकिंग कर पा रहे हो, उससे रिलेटेड आप कुछ चीज़ें अपने दिमाग में सोच पा रहे हो, मतलब आपको उस पे काम करना है, या कोई आपके पास कोई टॉय है या फिर कोई मशीन है, उस पे आप सामने अगर वो चीज़ है उस पे आप वर्क कर पा रहे हो या उसके बारे में सोच पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। उसे मूर्त चिंतन कहा जाता है। लेकिन जब आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तब आप उसके बारे में थिंकिंग कर पा रहे हो। जैसे कि आप जब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप एक नया तरीका ढूंढते हो अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, आप खुद से दिमाग में एक नया तरीका ढूंढ रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कि उस चीज़ के बारे में भी रीजनिंग, थिंकिंग या इमेजिनेशन कर पाना जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए हाई लेवल थिंकिंग की ज़रूरत होती है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारे अंदर आने लगती है जब हम एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, राइट। सो एडोलसेंस का जो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एडोलसेंस में बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हीरो वर्शिप, यानी कि वीर पूजा। अब हीरो से यहाँ पे मतलब है कि बच्चे जो है वो किसी ना किसी को पसंद करते हैं एज अ फैन,
कि मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ या मैं एमएस धोनी का फ़ैन हूँ, विराट कोहली का फ़ैन हूँ। तो इस तरह से बच्चे जो है फ़ैन फ़ॉलोइंग करते हैं और उसी की तरह बनना चाहते हैं जिसको वो अपना आइडल समझते हैं, या फिर जो भी उनका जिसको भी वो पसंद करते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं हीरो वर्शिप। वो इस एज में आके बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अगर सलमान खान को कोई बच्चा पसंद करे तो उसकी तरह वो अपना बॉडी बिल्डिंग करना चाहेगा या उसकी तरह अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहेगा, सब सारी चीज़ें। तो इसको बोलते हैं हीरो वर्शिप। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, यानी कि विषमलिंगी आकर्षण इस स्टेज में आके वो भी स्टार्ट हो जाता है बच्चों के अंदर। जैसे हमने लेटर चाइल्डहुड में पढ़ा था कि बच्चा गैंग बनाता है, ग्रुप बनाता है, लेकिन वो ग्रुप कैसा होता है? होमोजीनियस, मतलब सेम। जैसे बॉयज़ जो है वो बॉयज़ के साथ ही उन्हें ग्रुप बनाना और खेलना, ये सारी चीज़ें पसंद होती है, गर्ल्स को गर्ल्स के साथ ही। लेकिन जब बच्चे एडोलसेंस में आते हैं तो उनको ऑपोजिट जेंडर, यानी कि बॉयज़ को गर्ल्स की तरफ या गर्ल्स को बॉयज़ की तरफ जो है अट्रैक्शन होता है इस वाली एज में आके, राइट? और ग्रुप्स भी कैसे बनने लगते हैं? होमोजीनियस नहीं बनते, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनने लगते हैं, यानी कि अलग अलग जेंडर के लोग ग्रुप्स में आना पसंद करते हैं और ऑपोजिट जेंडर के साथ जो है अट्रैक्शन वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। इसे जीवन का कठिन काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो इस पीरियड में आके बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, तो बहुत, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की हमने जैसे बात करी वो बच्चों में डेवलप होती है, जिसकी वजह से एक चेंज आने की वजह से भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। फिजिकल चेंजेस में अगर बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि मूड स्विंग्स होते हैं। और मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चे दूसरों से बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हीरो वर्शिप करते हैं तो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जिससे वो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो है इस टाइम पे बच्चों को एक वोकेशनल जो स्ट्रेस होता है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं आगे, मुझे क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए या किस तरफ मुझे अपने आप को प्रोफेशनली लेके जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी होती हैं उनके अंदर। अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचने लगते हैं कि हाँ, मेरी भी तो कोई आइडेंटिटी है सोसाइटी में, मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है और मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। ये सारी चीज़ों की वजह से इस वाली जो स्टेज है उसको डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ बोला जाता है, यानी कि जीवन का कठिन काल। और एक और चीज़, बच्चों के पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट या कोई वाद विवाद, ये भी चीज़ें बढ़ जाती हैं इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि उनकी थिंकिंग उनके पेरेंट्स के साथ मैच नहीं करती। उनको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है। तो कॉन्फ्लिक्ट वाला स्टेज भी होता है, पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इस स्टेज में आकर बढ़ जाता है। इससे पहले तो बच्चे जो भी पेरेंट्स बोलते हैं वही करते हैं और इसमें उनको लगता है कि अब वो बड़े हो चुके हैं और उन्हें सब कुछ पता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। इस वाले स्टेटमेंट से काफ़ी बार या हर बार ही समझ लो आप, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, कोई भी टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कि स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसको बोला जाता है, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तो वो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एडोलसेंस है। एडोलसेंस स्टेज को तनाव और तूफान की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म जो है वो स्टैनले हॉल ने बोला था। स्टैनले हॉल की ने बुक भी लिखी थी एडोलसेंस नाम की। तो वो बोलते हैं कि एडोलसेंस जो है, यानी कि किशोरावस्था जो होती है, वो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। बच्चों को में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि एडोलसेंस। अब एडोलसेंस का मीनिंग क्या होता है, ये पॉइंट मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। वैसे तो एडोलसेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका लैटिन वर्ड से जो वर्ड है वो है एडोल्सियर। और इसका मीनिंग होता है टू ग्रो और टू मैच्योर, यानी कि मैच्योर होना, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, ग्रोथ होना। चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल ग्रोथ हो, ये सारी ग्रोथ जब होने लग जाती है, मतलब अ, बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बिल्कुल पहुंचने ही वाला होता है, बिल्कुल मैच्योर होने लगता है, तो उसको बोलते हैं एडोलसेंस, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना।
और ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम जिसको बोलते हैं एडोल्सियर, राइट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिजिकल डेवलपमेंट इज़ फास्ट। इस स्टेज पे आके फिर से फिजिकल डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड बहुत अच्छी होती है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ी कम हो जाती है, और लेटर चाइल्डहुड में तो फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। देख कर डिफरेंस बताना बच्चे में 1 साल के बाद बच्चे में क्या डिफरेंस आया है उसके फिजिकल आउटलुक में, ये देखना कर बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। वहीं अगर आप एक छोटे बच्चे की बात करो, जो न्यू बॉर्न बेबी है और 2 साल का बच्चा है, उसमें आप क्या क्या चेंजेस हैं बहुत इजीली देख के बता सकते हो। लेकिन अगर बच्चा लेटर चाइल्डहुड में है तो उतना आप डिफरेंस जो है वो बता नहीं सकते फिजिकली वो कितना डेवलप हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट की स्पीड स्लो होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा एडोलसेंस वाली स्टेज में पहुंचता है, तो बच्चों में, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे बियर्ड वगैरह आने लगती है बॉयज़ की, और जो वॉइस है वॉइस भी चेंज हो जाती है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। गर्ल्स की हाई पिच्ड वॉइस होने लगती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, और फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है इस स्टेज पे आके वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है फिर से। यानी कि शारीरिक शारीरिक विकास की जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है। इन्फेंसी में तेज़ हुई, अर्ली में थोड़ी कम हुई, लेटर में बिल्कुल कम हो गई, और एडोलसेंस में आके दोबारा से तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट, रेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ हाई। इस टाइम पे बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, अच्छे से रीजनिंग करना, थिंकिंग करना, इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि संज्ञानात्मक या मानसिक विकास है, वो बहुत तेज़ी से होने लगता है, और उसका जो डेवलपमेंट का लेवल है ना वो भी हाई होता है। एक मतलब, जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के लिए हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए, तो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है एडोलसेंस पीरियड में आके। इसलिए बोलते हैं कि रेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है या मानसिक विकास है, जिसकी मदद से हम अपनी जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हम रीजनिंग, थिंकिंग, सोचना, तर्क देना, ये सारी चीज़ें, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, वो भी इस टाइम पे आकर उसकी भी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है, ये प्यूबर्टी का स्टेज भी होता है, यानी कि यौवन अवस्था भी इसको बोलते हैं, जिसमें आकर बच्चे प्यूबर्टी को हिट करते हैं इस स्टेज में ही, और काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बच्चों में। चाहे वो फिज़िकल चेंजेस हों, शारीरिक शरीर से रिलेटेड चेंजेस हों, बदलाव हो, या फिर वॉइस में चेंज होना, आवाज़ बदलने लगती है, और बहुत सारे और बिहेवियर में चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस जो हैं इंटरनली बॉडी में, गर्ल्स की बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, तो इसलिए ये जो है प्यूबर्टी स्टेज होती है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक। अब अहम केंद्रित बच्चा जो है स्टेज में आके दोबारा से हो जाता है। हमने पढ़ा था कि बच्चे में जब वो इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो उसका जो ईगोसेंट्रिक जो बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर से जब बच्चा एडोलसेंस में आएगा तो वो दोबारा से ईगोसेंट्रिक हो जाएगा। उसे लगेगा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे ही सब कुछ पता है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, ठीक है? सारी चीज़ें मेरे ही हिसाब से, जो मैं सोचता हूँ उसके ही हिसाब से सही होती हैं। सारी दुनिया मेरे ही इर्द-गिर्द घूमती है। मतलब मैं जो सोचता हूँ वही सही है, और मेरी सोच के हिसाब से ही सब लोग सोचते होंगे, ऐसा उसे लगने लगता है। तो इसको हम लोग ईगोसेंट्रिक बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग बोल सकते हो आप इसको, या ईगोसेंट्रिक अप्रोच। अहम केंद्रित हो जाता है बच्चा फिर से एडोलसेंस में आके। अर्ली चाइल्डहुड में ईगोसेंट्रिक होता है, इन्फेंसी में होता है, लेटर में नहीं होता, लेकिन एडोलसेंस में फिर से बच्चा ईगोसेंट्रिक हो जाता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा बच्चा जो है वो एक्टिव मेंबर बन जाता है सोसाइटी का, या बनना चाहता है। अब सोसाइटी में उसको भी लगता है कि मेरी भी कोई पहचान है, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मैं भी एक एक्टिव मेंबर हूँ, मैं भी अपनी बात रख सकता हूँ, मैं भी चीज़ें बता सकता हूँ, और मुझे भी एक अपनी पहचान बनानी है प्रोफेशनली या पर्सनली। तो वो एक्टिव मेंबर बनने लगता है सोसाइटी का इस टाइम पर आकर।
और भी जो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है, फ्रेंड्स बनाने लगता है, ग्रुप्स बनाने लगता है और बहुत ज़्यादा एक एक्टिव मेंबर बनने की कोशिश करता है। अपनी खुद की पहचान जो है वो समाज में बनाने की बच्चा अब कोशिश करने लगता है। प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी और रोल कन्फ्लिक्ट, बच्चे को इस टाइम पे ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है, कि या वो खुद में एक मतलब सेल्फ वो करने लगता है कि मैं कौन हूँ और मेरी क्या आइडेंटिटी है, अपने रोल के बारे में सोचने लगता है, या मुझे क्या करना चाहिए, या प्रोफेशनली मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या आगे जाके लाइफ में करना चाहिए। ये सारे जो रोल है ना, ये इसके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी या रोल कन्फ्लिक्ट भी होता है इस स्टेज में आके। पेरेंट्स के साथ भी कन्फ्लिक्ट होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं इस स्टेज में आके, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। और वो बहुत ज़्यादा बाहर के लोगों से भी, अपने दोस्तों से, पीयर्स से, पीयर ग्रुप जो होते हैं उनके, क्लासमेट हो गए या दोस्त हो गए, या ट्यूशन में, स्कूल में जो भी उनके पीयर्स हैं, उनसे वो बहुत ज़्यादा उनके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि पीयर्स की इन्फ्लुएंस में बच्चा आ जाता है। अगर कोई गलत कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या कुछ भी, अगर वो देखते हैं ऐसा कूल लग रही है जो उन्हें चीज़ें कि ये बहुत कूल है, तो वो करने की वो कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहर के लोगों से, जिसकी वजह से उनकी जो थिंकिंग है उनके पेरेंट्स के साथ मैच नहीं होती और पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है स्टेज में आके बच्चों के अंदर। और क्योंकि वो ईगोसेंट्रिक जो उनका बिहेवियर है वो भी वापस आ जाता है, तो उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इस स्टेज पर आके बच्चे जो है, उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनमें आ जाती है। वो लॉजिक, किसी भी चीज़ के पीछे का लॉजिक जानने की कोशिश करते हैं, या लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर आ जाती है। वो समझने लगते हैं कि हाँ, इस बात के पीछे का या इस चीज़ के पीछे का लॉजिक क्या है, उनको लॉजिक समझ में आने लगता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि छोटा बच्चा है, अगर उसको आप 1 रुपए के 5 कॉइन दोगे या 5 का 1 कॉइन दे दोगे, तो उसको वो 1-1 रुपए वाले कॉइन, उसका अमाउंट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको उतना लॉजिक अभी नहीं समझ में आया है चीज़ों का। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है, उसको लॉजिक पता है कि नहीं, 5 रुपए का एक ही कॉइन है, लेकिन उसका अमाउंट उतना ही है। अगर मेरे को मतलब 1-1 रुपए के 5 कॉइन दिए जाएं, तो इस तरह से बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। वो लॉ मतलब लेटर चाइल्डहुड में भी आती है, लेकिन एडोलसेंस में आके वो और अच्छी हो जाती है। वो हाई लेवल थिंकिंग करने लगते हैं, हर चीज़ के पीछे का जो लॉजिक है वो उनको समझ में आने लगता है। तो ये स्टेज है लॉजिकल थिंकिंग की, यानी कि तार्किक चिंतन की अवस्था है, और वो खुद के भी लॉजिक्स और तर्क देना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमारा जो एडोलसेंस वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, या कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। बस इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और आपका एडोलसेंस से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कुछ भी चीज़ आपको समझ ना आई हो वो भी आप पूछ सकते हो। सो तब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।